वेक्टर कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, पाथ इंडिपेंडेंस एंड पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑल राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड दैट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ ए ग्रेविटी एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए मैसिव ऑब्जेक्ट। ये आपका कंसिडर कर लेते हैं क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पे एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हो, ए से बी की ओर मूव करते हो, या फिर आप ले लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज क्यू है, तो उसको अगर आप मूव करते हो, यहाँ पे जो फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो एम इंटू जी के इक्वल होगा। यहाँ पे जो फोर्स इक्वल होगा वो क्यू इंटू कैपिटल ई के इक्वल होगा। ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप इस बॉडी को या फिर इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करते हो, ओके, gravitational and electric fields, the amount of work done it takes to move a mass or charge from one point to another depends on the initial and final position of the object, not on which path is taken between these positions. दैट मीन्स अगर आप ए को बी तक पहुंचाते हो, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने ए से बी पर कौन सा पाथ चूज़ किया है। इस पाथ से आप पहुंच रहे हैं, इस पाथ से पहुंच रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है वर्क डन के लिए। बट मैटर क्या करता है, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये मैटर करता है। इफ़ यू वांट टू फाइंड वर्क डन बाय मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ओके। इन दिस सेक्शन हम वेक्टर फील्ड की इसी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंस क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में ही हमने लेक्चर 1 में जब हम लाइन इंटीग्रल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था। वहाँ पे एक फंक्शन दिया गया था हमें और एक पाथ दिया गया था, 0 से ओरिजिन से 1 लाइन सेगमेंट ये था। पहले हमने इस पाथ के अलोंग उस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट किया था। फिर हमने C1 पे पहुँचे थे पहले आप, फिर C2 के अलोंग। ठीक है, तो ओरिजिन से 1 पर आपने 2 पाथ चूज़ किए थे। पहले आप यहाँ से यहाँ पर पहुँचे C1 एंड देन ये पाथ C2, दोनों ही ओरिजिन से 1 पर पहुँच रहे हैं। तो हमारी जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आई थी, जो फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया था, वो डिफरेंट आ रही थी। C के अलोंग 0 आ रही थी और C1 C2 यूनियन लिया था जब आपने, उसके अलोंग डिफरेंट आ रही थी। तो इसका मतलब लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अगर आप पाथ चेंज कर देते हैं, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो सकती है, हो नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन एन ओपन रीजन डी इन स्पेस, द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी, यहाँ पे अब क्योंकि वेक्टर फील्ड की बात हो रही है तो कैपिटल एफ लिया हमने, फ्रॉम ए टू बी फॉर ए फील्ड एफ डिफाइंड ऑन डी यूजुअली डिपेंड्स ऑन द पाथ सी टेकन। ठीक है, यूजुअली क्या होता है और डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, जो आप पाथ लेते हो, देखो तो वैल्यू डिफरेंट आ जाती है। एज वी सो इन सेक्शन 16.1, यही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फॉर सम स्पेशल फील्ड्स हाउ एवर द इंटीग्रल्स वैल्यू इज द सेम फॉर ऑल पाथ्स फ्रॉम ए टू बी। बट कुछ फील्ड ऐसे हैं आपके, वहाँ पर आप कोई भी पाथ चूज करो तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहती है, सेम रहेगी। तो इस तरीके के इंटीग्रल को आप क्या कहोगे, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है, आप कोई भी पाथ चूज करो, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। ये पाथ चूज कर रहे हो आप, ये पाथ चूज कर रहे हो, ये पाथ चूज कर रहे हो, अगर आपका लाइन इंटीग्रल चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पाथ के अलोंग, तो उस इंटीग्रल को हम कहते हैं पाथ इंडिपेंडेंट इन देयर डोमेन। और ये फील्ड कहलाता है कंजर्वेटिव फील्ड, और ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। वाट एवर पाथ यू चूज टू रीच फ्रॉम ए टू बी, वैल्यू इज सेम। ठीक है, आपकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, और इस तरीके के वेक्टर फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव ओनली। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लेट एफ बी ए वेक्टर फील्ड डिफाइंड ऑन एन ओपन रीजन डी इन स्पेस, and suppose that for any 2 points A and B in D, line integral along path C from A to B in D is the same over all paths from A to B। ठीक है, जो पाथ C आपने लिया है और उसके अलावा आप A से B पर पहुंचने पे जितने भी पाथ लेते हो, तो इंटीग्रल की वैल्यू अगर आपकी सेम आती है, देन द इंटीग्रल, तो ये लाइन इंटीग्रल क्या कहलाता है, पाथ इंडिपेंडेंट इन D एंड द फील्ड F इज कंजर्वेटिव ऑन D। ओके, ठीक है।
The word conservative comes from physics, where it refers to fields in which the principle of conservation of energy holds. अब हम लोग क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, वक्त लगेगा क्योंकि आपका बैकलॉग का कोर्स है, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, बट अगर आप ये नहीं पढ़ोगे फिर आपको बोरिंग लगेगा। व्हेन ए लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जब आपका ये लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, वाट एवर पाथ यू चूज, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इज ऑलवेज सेम। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वी समटाइम्स रिप्रेजेंट द इंटीग्रल बाय द सिंबल ए टू बी। तो अभी हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन इंटीग्रल को, सी। बट अगर ये लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंस है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम आती है वाट एवर पाथ यू चूज, तो अब इस साइन को हम ऐसे चेंज कर देते हैं। और ये साइन हमें इस बात का ठीक है, ऑल राइट। ये साइन हम ए टू बी इस तरीके से चूज़ कर लेते हैं ताकि हमें ये मालूम रहे कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंस है। ए टू बी ऐसे लिख देते हैं। समटाइम्स रिप्रेजेंट द इंटीग्रल बाय द सिंबल इंटीग्रेशन ए टू बी रादर देन द यूजुअल लाइन इंटीग्रल सिंबल सी। इसकी जगह आप ये चूज़ कर लेते हैं अगर आपका लाइन इंटीग्रल क्या है, पाथ इंडिपेंडेंस है। दिस सब्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस रिमेंबर द पाथ इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी। ये आपको इंटीग्रल क्या किस चीज़ की याद दिलाता है कि आपका जो इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंस है, पाथ पर डिपेंडेंस नहीं कर रहा है। और लाइट ये सब चीज़ें हैं। पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, एफ क्या है, कोई वेक्टर फील्ड है डी पर डोमेन पर डिफाइंड है, एंड एफ इक्वल्स टू डेल्टा एफ। वेक्टर फील्ड क्या है, किसी दूसरे फंक्शन को ग्रेडियंट है। एफ को आप किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एफ कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये कोई फंक्शन होगा एक्स वाई जी में, उसका जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है, एफ के। फॉर सम स्केलर फंक्शन एफ ऑन डी, ठीक है, एफ कोई स्केलर फंक्शन है यहाँ पे, ये स्मॉल एफ, देन एफ इज कॉल्ड अ पोटेंशियल फंक्शन फॉर एफ। तो ये जो स्मॉल एफ है, अगर इसका ग्रेडियंट कैपिटल एफ के इक्वल हो जाए तो ये क्या कहलाता है, स्मॉल एफ, पोटेंशियल फंक्शन फॉर एफ, ठीक है। और लाइट ये पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है, ये सब कुछ खास ज़रूरत नहीं है। कंजर्वेटिव फील्ड्स हैव अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन होते हैं, अभी हमने देखा है अगर किसी फील्ड, अगर ये लाइन इंटीग्रल आप ए से बी पर पहुंचने के लिए कोई भी पाथ चूज़ कर रहे हैं, ये लाइन इंटीग्रल हमेशा सेम आ रहा है, तो हम कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्या है, पाथ इंडिपेंडेंस है। और इस तरीके के फील्ड कहलाते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जिनका लाइन इंटीग्रल, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, कौन से होते हैं, जिनका लाइन इंटीग्रल, ऐसे वेक्टर फील्ड्स जिनका लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी आपका पाथ इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सेइंग दैट एफ इज़ ए कंजर्वेटिव ऑन डी। अगर आप ये कहते हो एफ क्या है, कंजर्वेटिव है, यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है एफ का लाइन इंटीग्रल। और अगर आप ये कहते हो इज इक्वेलेंट, इसी बात को हम कैसे भी कह सकते हैं, इक्वेलेंट टू सेइंग दैट द इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड एवरी क्लोज्ड पाथ इन डी इज जीरो। अगर आप एफ का किसी भी सी के किसके यहाँ पे निकालना है, अराउंड एवरी क्लोज पाथ, ठीक है। आप डोमेन में एफ का क्या है, डोमेन कैपिटल डी है, डी में कोई भी क्लोज पाथ लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये क्लोज इंटीग्रल का साइन लगाया है। तो अगर ये किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए हमेशा ये लाइन इंटीग्रल जीरो आता है, तो भी हम यही कहेंगे एफ क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। यानी कि वो पाथ पर डिपेंडेंस नहीं कर रहा है, लाइन इंटीग्रल हमेशा सेम आ रहा है। ये भी एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। ऑलराइट, curves we consider are piecewise smooth. Such curves are made up of finitely many smooth pieces connected end to end. आपने ये देखो, स्मूथ कर्व क्या आता है, जो हर एक पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। जैसे मैंने ये बनाया, ये कर्व बनाया, ये क्या है, स्मूथ है। बट ये क्या है, ये इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, इसी को ले लेते हैं, कोई नहीं, ये स्मूथ नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक से ज़्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, यूनिक टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट, ठीक है। तो बट ये अगर आप इसको देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको देखेंगे, इतना ये पीस इस कंप्लीट का ये जो पीस है ये तो स्मूथ है ना इतना, ओके। और ये भी स्मूथ कर्व है और ये भी स्मूथ कर्व है, तो ये कंप्लीट हो जाता है पीस वाइज स्मूथ, ठीक है ना। इस कंप्लीट को हम कह सकते हैं कि ये पीस वाइज स्मूथ है।
स्मूथ नहीं है बट पीस वाइज है, इसके जो पीसीस हैं वो स्मूथ हैं, उनसे मिलकर ये बना है। ठीक है, ओके। तो हम जो कर्व कंसीडर करेंगे यहाँ पे वो पीस वाइज स्मूथ कर्व लेंगे। अब देखते हैं कनेक्टेड क्या होते हैं। कनेक्टेड डोमेन, डोमेन्स डी वी कंसीडर आस कनेक्टेड फॉर एन ओपन रीजन। दिस मीन्स दैट एनी टू पॉइंट्स इन डी कैन बी जॉइंड बाय ए स्मूथ कर्व दैट लाइज इन द रीजन। कनेक्टेड रीजन क्या होते हैं, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसमें उस रीजन में, और आप उसको एक स्मूथ कर्व के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। कोई भी दो पॉइंट लेते हो तो उस तरीके के जो रीजन होंगे उसको कहेंगे हम कनेक्टेड। तो ये क्या है, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, आपका रीजन है। ऑल राइट, सम रिजल्ट ऑल्सो रिक्वायर्स टी टू बी सिंपली कनेक्टेड। बट कुछ हम रिजल्ट ऐसे पढ़ेंगे जो एप्लीकेबल तभी होंगे जब आपका जो डी होगा रीजन वो क्या होना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड। सिंपली कनेक्टेड किसको कहते हैं, एक तो है कनेक्टेड। कनेक्टेड डोमेन वो होते हैं, रीजन वो होते हैं, अगर आप उस रीजन में कोई भी दो पॉइंट लेते हो तो आप उसको एक स्मूथ कर्व की मदद से दोनों को ज्वाइन करा सको। देखो ये एक स्मूथ कर्व मिल गया आपको, ठीक है, तो हो जाता है कनेक्टेड। अब आता है सिंपली कनेक्टेड, विच मीन्स दैट एवरी लूप इन डी कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, यानी कि स्मॉलर बनाया जाए टू ए पॉइंट। आपको कोई भी लूप दे दिया जाए और उसको आप कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि उसको इतना छोटा कर दो उसको आप पॉइंट में बदल पाओ। ठीक है, विदाउट एवर लिविंग डी, ये इंपॉर्टेंट है, मेन डेफिनेशन ये है, विदाउट एवर लिविंग डी। जैसे यहाँ पे आप फिगर नज़र आ रहा है, देखो ये एक लूप नज़र आ रहा है, क्या आप इसको छोटा कर पाओगे, एक पॉइंट में बदल पाओगे? अगर बदल पाओगे तो यहाँ पे क्या है, ये तो रीजन का पार्ट नहीं है ना, तो आपको इस रीजन को छोड़ना पड़ेगा। ये तो रीजन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे देखो ये होल नज़र आ रहा है जो, जब आप इस लूप को एक पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड करने की कोशिश करेंगे, इसको स्मॉलर बनाएंगे पॉइंट की तरह, ऐसे स्मॉल करते रहेंगे स्मॉलर, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, आपको रीजन डी छोड़ना पड़ेगा ये, तो इसका मतलब ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है। ये डोनट ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखो एक लूप लिया है आपने, तो अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप इस रीजन से बाहर चले जाएंगे। रीजन तो ये है ना कंप्लीट, ये जो आपको डोनट नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये बीच में होल नज़र आ रहा है आपको, तो आपको इसके बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सिंपली कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो होल आ रहे थे, यहाँ पर भी होल था और यहाँ पर भी, तो इसके अराउंड आपने एक लूप लिया, उसको आप पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, श्रिंक नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते ताकि वो एक पॉइंट बन जाए। उसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आपको रीजन के बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कहीं पे, और ये रीजन का पार्ट नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये सिंपली कनेक्टेड और कनेक्टेड थी, या हालांकि आप पहले पढ़ चुके हैं। और लाइट ये सब वही लिखा है गाने। Some of the result in this chapter can fail to hold if applied situation where the condition we have imposed do not hold. In particular, the component test for conservative field. आप एक टेस्ट होता है, कोई फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं, कंपोनेंट टेस्ट बोलते हैं उसको, तो वो कुछ जगह फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डोमेन होगा वो सिंपली कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन आएगा, देखेंगे उसको भी। लाइन इंटीग्रल्स इन कंजर्वेटिव फील्ड्स, ग्रेडियंट फील्ड एफ आर ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग ए स्केलर फंक्शन एफ। ठीक है, ग्रेडियंट फील्ड क्या होते हैं, एफ आर ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग ए स्केलर फंक्शन। अगर आपके पास एफ क्या है, कोई स्केलर फंक्शन है, एफ एक्स वाई जी आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, आप उसका ग्रेडियंट निकालते हो डेल एफ, तो आपको क्या मिलता है, एक ग्रेडियंट फील्ड मिलता है। Gradient fields f are obtained by differentiating a scalar function, a theorem analog of the fundamental theorem of calculus। अब पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। ये पूछ ली जाती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या है। तो अगर सी आपके पास स्मूथ कर्व है ज्वाइनिंग ए टू पॉइंट बी इन द प्लेन और इन स्पेस एंड पैरामीटराइज बाय आर टी, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म है कर्व सी की, और एफ क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद ए कंटिन्यूस ग्रेडियंट वेक्टर। ठीक है, एफ कोई क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसके जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो क्या है, वो भी कंटिन्यूस है। ठीक है, एफ इक्वल्स टू डेल्टा एफ ऑन ए डोमेन डी कंटेनिंग सी। एफ को आप क्या लिख पा रहे हो, डेल एफ, तो इसका मतलब एफ क्या है, ग्रेडियंट फील्ड है। तो इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी किसके बराबर होता है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, आपका जो कर्व था ये कर्व है सी, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म आपको आर टी गिवन है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के अलोंग एफ को लाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं।
और एफ क्या है, एफ है आपका डेल्टा एफ की फॉर्म में, ग्रेडियंट फील्ड है। कैपिटल एफ किसके बराबर है, डेल्टा एफ के। एफ कोई क्या था, स्केलर फंक्शन था। तो ये जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाती है। यानी कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट होगा एक्स वाई जी प्लेन में, ए भी कोई पॉइंट होगा एक्स वाई जी प्लेन में। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आप सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट ही लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कब है, जब आपका एफ क्या है, ग्रेडियंट फील्ड हो। कैपिटल एफ को आप किस फॉर्म में लिख पाओ, डेल्टा एफ ग्रेड एफ के फॉर्म में। एफ एफ एक्स वाई जेड आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दैट फोर्स फील्ड इक्वल्स टू, एफ किसके इक्वल दे दिया यहाँ पे, देखो डेल्टा एफ के। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल्स एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। इज द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एफ, आपको देखो एफ ऑफ एक्स वाई जेड भी आपको प्रोवाइड किया गया है। फाइंड द वर्क डन बाय एफ in moving an object along a smooth curve C joining 1 0 0 to 0 0 2. वन ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट ए ये है आपके पास, ओके। पॉइंट बी कितना है, 0 0 2। एफ आपको गिवन है डेल्टा एफ के इक्वल, और फंक्शन एफ एक्स वाई जी भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर -1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब एफ किसके इक्वल है, डेल्टा एफ के, देखो, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेडियंट फील्ड दे दिया आपको कैपिटल एफ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल एप्लीकेबल है। आपको लाइन इंटीग्रल ये तो फाइंड आउट करना था, एफ का वर्क डन फाइंड आउट करना था, सॉरी। और वर्क डन क्या होता है, यही तो होता है आपका, यही इसके इक्वल आता है आपको वर्क डन, एफ डॉट डी आर। लाइन इंटीग्रल स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, एफ डॉट डी आर ही होता है आपका वर्क डन, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू किसके इक्वल आती है भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल से, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आती है ये, क्योंकि सभी कंडीशन सेटिस्फाई है। एफ क्या है, डेल्टा एफ के इक्वल है, ग्रेडियंट फील्ड गिवन है आपको। एफ ऑफ बी यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स एफ ऑफ 0 0 2 माइनस ए पॉइंट कितना है, 1 0 0 1 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू एफ 0 0 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 अपॉन 4। 1 0 0 हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा आंसर, 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल्स आप अप्लाई किया आपने इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो एफ था वो डेल एफ ग्रेडियंट फील्ड दिया हुआ था एक तरीके से, ठीक है। तो आपको वर्क डन मालूम है, वर्क डन होता है ये लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल। इसकी प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रूफ पूछा नहीं जाता है, बट स्टेटमेंट याद रखना आप। ऑलराइट, कंजर्वेटिव फील्ड्स आर ग्रेडियंट फील्ड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं वो कैसे फील्ड्स होते हैं, वो ग्रेडियंट फील्ड होते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड्स हमने लोगों ने पढ़ा था, अगर आप एफ कोई वेक्टर फील्ड है, एफ क्या है, कोई वेक्टर फील्ड है, तो अलोंग दी कर्व सी ये लाइन इंटीग्रल अगर हमेशा क्या है, सेम आ रहा है, आप कोई भी पाथ चूज करते हो ए टू बी, इस कर्व के अलोंग ए से बी पर पहुंचने के लिए आप कोई भी पाथ चूज करते हो, हर एवरी पाथ हैज़ सेम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, कोई भी पाथ चूज करते हो ए से बी पर पहुंचने के लिए अलोंग एनी कर्व, तो आपके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्या है, पाथ इंडिपेंडेंस है। और जो एफ होता है उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है, ये वेक्टर फील्ड क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है, अगर लाइन इंटीग्रल हमारा क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ओके। अब यहाँ पे जो थ्योरम कहती है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं वो ग्रेडियंट फील्ड होते हैं, यानी कि जो कैपिटल एफ होगा वो डेल एफ के इक्वल होगा, आपको एक ऐसा स्केलर फंक्शन ज़रूर मिलेगा
उसका अगर आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं तो एफ के इक्वल आएगा। ग्रेडियंट फील्ड वही तो होते हैं जो अगर आप किसी फील्ड को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, फॉर सम स्केलर फंक्शन एफ, ये कहलाते हैं ग्रेडियंट फील्ड की डेफिनेशन है ये। अगर कैपिटल एफ किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट है तो हम ऐसे वेक्टर फील्ड को ग्रेडियंट फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे थ्योरम क्या कहती है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं, यानी कि जिनका लाइन इंटीग्रल पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं, हमेशा ग्रेडियंट फील्ड होगा वो। और ये इफ एंड ओनली अगर ग्रेडियंट फील्ड है तो वो कंजर्वेटिव होगा, ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं, ग्रेडियंट फील्ड होते हैं, यानी कि उसको आप इस फॉर्म में लिख पाओगे। आपको एक ऐसा फंक्शन ज़रूर मिलेगा जिसका ग्रेडियंट कैपिटल एफ के इक्वल आएगा। ठीक है, लेट एफ बी ए वेक्टर फील्ड हुज कंपोनेंट्स आर कंटिन्यूस थ्रू आउट एन ओपन कनेक्टेड रीजन इन स्पेस। एफ इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली है ना, देखो एफ क्या है, कंजर्वेटिव है, यानी कि एफ का लाइन इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वाट एवर पाथ वी चूज इज सेम, कंजर्वेटिव हो जाता है एफ। इफ एंड ओनली इफ एफ इज ग्रेडियंट फील्ड, अगर एफ क्या है, ग्रेडियंट फील्ड डेल्टा एफ है फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन एफ। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। Theorem 2 says that f equals to delta f if and only if for any 2 points a and b in the region D the value of the line integral is independent of the path C joining a to b in D। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा क्या रहे, सेम रहे। आप a से b पर पहुँचने के लिए कोई भी पाथ चूज करते हो, वाट एवर पाथ वी चूज। ठीक है, अगर ये लाइन इंटीग्रल क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो f क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, और अगर कंजर्वेटिव है तो क्या होगा, ग्रेडियंट फील्ड होगा, यानी कि एफ कैन बी रिटन एज डेल ग्रेड एफ। आपको एक एफ ऐसा ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जिसका ग्रेडियंट एफ के इक्वल होगा। इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बट क्या है, ये याद रखना थ्योरम इसका यूज होगा। प्रूफ 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 फाइंड द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड। फील्ड कैसा दे दिया आपको यहाँ पे, कंजर्वेटिव दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी पाथ चूज करेंगे ए टू बी पहुंचने के लिए, आपको ए पॉइंट दिया गया है और बी पॉइंट दिया गया है। ए से बी पर जाने के लिए आप कोई भी पाथ चूज करोगे तो जो एफ का लाइन इंटीग्रल आएगा वो हमेशा सेम आएगा। और लाइट इसको करते हैं, देखो आपको कैपिटल एफ ये दिया हुआ है और एफ किसके इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा एफ के इक्वल दिया हुआ है, देखो ग्रेड एफ, और एक फंक्शन दे दिया आपको एफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब जब ग्रेडियंट एफ आप निकालेंगे तो यही आएगा, देखो सेम। अलोंग एनी स्मूथ कर्व सी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कर्व क्या है यहाँ पर, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला। ठीक है, तो अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है, आपने फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल पढ़ी थी, अगर एफ क्या है, ग्रेडियंट एफ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल ये थी ना, तो एफ डॉट टी आर लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये थी ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल, हमने पढ़ी थी, एक क्वेश्चन भी किया था अभी। ठीक है, यहाँ पर भी एफ किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, देखो ग्रेड एफ के इक्वल दिया गया है आपको। दैट मीन्स आप क्या लगा सकते हो, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एफ की वैल्यू भी आपको प्रोवाइडेड है, तो एफ ऑफ बी ये पॉइंट बी है, तो इस फंक्शन पर इस वैल्यू इस पॉइंट पर 1 6 -4 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1 3 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गॉट द वर्क डन। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, वर्क डन के इक्वल ही तो होता है, तो यू गॉट द आंसर 3। ठीक है, आपने इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकाली और यहाँ पे, ठीक है ना, ऑल राइट। थ्योरम 1 अप्लाई किया आपने, यहाँ पे लिखा है, देखो ये थ्योरम 1 यही तो कहती है। लूप प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या कहती है, लूप प्रॉपर्टी, इफ ये आप ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सी कर्व लिया है वो क्लोज्ड है। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व लिया गया है, इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन इंटीग्रल क्लोज कर्व के अलोंग कितना है, 0। अराउंड एवरी लूप, आप कोई भी लूप लेते हो, ये क्या है, सी है, और क्या सी क्या है, क्लोज है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। तो अगर आपको लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 मिल रही है, आप एवरी लूप के अराउंड कोई भी लूप चूज करते हो, ठीक है, और तो आपका फील्ड क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। ये डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी, यहाँ पे एक लाइन में लिखा था कि अगर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्लोज कर्व में 0 हो जाए तो भी वो, कहीं पे देखा था हमने ये, हाँ है ना, f इज कंजर्वेटिव इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट इंटीग्रल ऑफ f अराउंड एवरी क्लोज्ड पाथ इज 0। ठीक है, अगर
लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड एवरी क्लोज पाथ जीरो हो जाए तो आपका एफ कंजर्वेटिव होता है। यही थ्योरम है यहाँ पर, ये जो लिखी हुई है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है ना स्टेटमेंट, यानी कि ये इम्प्लाई करता है 1 इम्प्लाई 2, 2 इम्प्लाई 1। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, दैट मीन्स 1 इम्प्लाई करता है 2 को और 2 इम्प्लाई करता है 1 को। इसका मतलब ये है, तो अगर आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड एवरी क्लोज लूप, ठीक है, एवरी क्लोज कर्व कहेंगे, एवरी लूप, लूप तो क्लोज ही होता है, यहाँ पे क्या कहेंगे आप, एवरी क्लोज कर्व, दैट मीन्स एवरी लूप अगर जीरो है तो फील्ड क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो किसी भी लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ क्या होगा, जीरो होगा। इसके प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रूफ नहीं पूछा जाता। अब बस लूप प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, हालांकि पूछी नहीं गई, क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको इस टाइप के कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड लाइन इंटीग्रल, ओके। तो आपने जो थ्योरम 1 पढ़ी थी, देखो फंडामेंटल थ्योरम ये थी, अगर एफ इक्वल्स टू डेल्टा एफ ऑन डी है, यानी कि आप एफ क्या है, आपका ग्रेडियंट फील्ड है। अगर आप एफ को किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो एफ क्या कहलाता है, ग्रेडियंट फील्ड। तो एफ क्या होता है, कंजर्वेटिव हो जाता है। ये डेफिनेशन पढ़ी आपने, कंजर्वेटिव है तो किसी भी लूप के अराउंड इंटीग्रल क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो ये सब एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं, ये इम्प्लाई दिस, दिस इम्प्लाई दिस, दिस इम्प्लाई दिस, दिस इम्प्लाई दिस, ठीक है। अब two questions arises. How do we know whether a given vector field f is conservative? आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको एक वेक्टर फील्ड दे दिया जाए वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, कैसे मालूम करोगे। अब आप ये तो नहीं चूज़ करोगे कि ए और बी किसी भी पाथ के अलोंग आप डिफरेंट कर्व लेते रहोगे और शो करोगे कि हमेशा जीरो है। ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी पाथ आएंगे, ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना आप, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं, डेफिनेशन कई है, आपने ये थ्योरम भी पढ़ी ना, एफ कंजर्वेटिव कब होगा, अगर एवरी लूप के अराउंड इंटीग्रेशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए एफ का। या फिर हम कहेंगे एफ इक्वस टू, अगर डेल्टा एफ है तो भी एफ कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, इसी का यूज़ करेंगे। इफ़ एफ, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एफ कंजर्वेटिव है कि नहीं, इसकी थ्योरम आएगी आगे, एक रिजल्ट आएगा, टेस्ट आएगा कि कंजर्वेटिव है कि नहीं एफ, आपका जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। इफ एफ इज इन फैक्ट कंजर्वेटिव, अगर क्या है, कंजर्वेटिव है, हाउ डू वी फाइंड अ पोटेंशियल फंक्शन। देखो अगर एफ क्या होता है, अगर एफ कंजर्वेटिव है तो आप एफ को किस फॉर्म में लिख पाते हो, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो अब एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे वो फंक्शन, ताकि आपको एफ प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, और कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव है तो कैपिटल एफ क्या होगा, ग्रेडियंट फील्ड होगा, यानी कि डेल एफ की फॉर्म में लिख पाओगे। तो एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम अब दो क्वेश्चन की आंसर की तलाश में है। पहला, एफ अगर आपको कोई वेक्टर फील्ड प्रोवाइड करा दिया जाए, कैसे चेक करेंगे वो कंजर्वेटिव है या नहीं। अगर एफ कंजर्वेटिव है तो एफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा एफ, यानी कि एफ ग्रेडियंट फील्ड होता है। तो ये एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसका ग्रेडियंट आपको कैपिटल एफ मिलता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करते हैं हम। कंपोनेंट टेस्ट होता है कंजर्वेटिव फील्ड चेक करने के लिए। अगर आपके पास ये वेक्टर फील्ड एम एफ दिया हुआ है on an apply simply connected domain whose component functions have continuous partial derivative exist करते हैं इनके continuous फर्स्ट ऑर्डर के, तो f कंजर्वेटिव होगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव तीन इक्वल आ जाते हैं, डेल p अपॉन डेल y किसके इक्वल आ जाए, डेल n अपॉन डेल z के, और ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ जाए, और ये पार्शियल, अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो आपका जो f है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट टेस्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि कंपोनेंट टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या होता है, तो आपको इतना लिखना है, ये जस्ट ऑलराइट, ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये m है आपके पास, m भी प्रोवाइड होगा, यहाँ पे n भी होगा फील्ड में, p भी होगा, p का y के रेस्पेक्ट में, n का z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। m का z के रेस्पेक्ट में, p का x के रेस्पेक्ट में, n का x के रेस्पेक्ट में, m का y के रेस्पेक्ट में। क्या क्या है आपके पास, m है आपके पास, n होगा आपके पास, और p होगा। m को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, m को z के रेस्पेक्ट में। m जो है देखो i का कंपोनेंट है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x y z। m को y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, z के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, x के रेस्पेक्ट में नहीं हो आएगा, देखो कहीं पर m किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में भी है, m z के रेस्पेक्ट में भी है। तो m को हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे और z के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। जब हम m को y के रेस्पेक्ट में करेंगे
तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, और एन को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई को छोड़ देंगे, एक्स और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में भी। पी को जेड के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो डेल पी अपॉन डेल वाई, ये डेल पी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आना चाहिए, डेल एन अपॉन डेल जेड के, ये ऐसे क्रॉस में आ रहा है देखो ये। ठीक है, अब एम का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एम का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये किसके इक्वल आना चाहिए, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स के, देखो ये क्रॉस में आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर आप ये इसकी ट्रिक याद रखनी है, ऐसे लिख सकते हैं, एम एन पी लिखेंगे यहाँ पे, एक्स वाई जी, एक्स को इसकी इन दो के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, एन को इन दो के रेस्पेक्ट में, पी को इन दोनों के, एक्स और वाई के, तो इसका इसके रेस्पेक्ट में एम वाई होना चाहिए एन एक्स के इक्वल। ठीक है, और पी वाई होना चाहिए एन जेड के इक्वल, ये ऐसे क्रॉस में कर देते हैं हम। ठीक है, और लाइट अगर एम जेड है तो पी एक्स होना चाहिए। ठीक है, जब आप m को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। ठीक है, इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको, बस टेस्ट याद रखना है आपको। शो दैट f, आपको f गिवन दिया है यहाँ पे, वेक्टर फील्ड गिवन है, इज कंजर्वेटिव, ये क्या है, कंजर्वेटिव शो करना है आपको, तो कंडीशन टेस्ट अप्लाई करेंगे, एंड इट्स नर्चर फाइंड इट्स पोटेंशियल फंक्शन फॉर इट। आपको अगर ये कंजर्वेटिव होता है, अगर f कंजर्वेटिव होता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ग्रेडियंट फील्ड बन जाता है, यानी कि आपको एक फंक्शन ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका ग्रेडियंट ये इक्वल होगा अगर f क्या होता है, कंजर्वेटिव। तो अब आपको f भी फाइंड आउट करना है, वो फंक्शन क्या होगा, पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन यही तो थी। ठीक है, अगर आपका वेक्टर फील्ड इक्वल्स टू कैन बी रिटर्न एज डेल्टा एफ फॉर सम स्केलर फंक्शन, तो एफ, ये स्मॉल एफ क्या कहलाता है, पोटेंशियल फंक्शन फॉर कैपिटल एफ, और इसको बोलते थे हम ग्रेडियंट फील्ड, कैपिटल एफ क्या कहलाता था, ग्रेडियंट फील्ड। ठीक है, और अगर एफ कंजर्वेटिव होता है तो एफ क्या होता है, ग्रेडियंट फील्ड होता है। अब ये एफ भी फाइंड आउट करना है ताकि कैपिटल एफ को इस फॉर्म में लिख पाएँ। तो पहले ये शो करना है कि ये कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव की कंडीशन निकाल देखते हैं, ये भी इक्वल आ रही है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड भी इक्वल है और थर्ड भी इक्वल है, तो कंपोनेंट टेस्ट से आप लिख दोगे कि ये क्या है, फंक्शन कंजर्वेटिव है। ऑलराइट, अब देखो एफ मान लेते हैं आपका, एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में आई कैप, यही तो होगा ग्रेड एफ। एफ कोई भी फंक्शन है जो आपको फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जी आपको क्या है फाइंड आउट करना है, तो एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल एफ के, क्योंकि कैपिटल एफ क्या है, कंजर्वेटिव है ना। आपको एक इस एफ फाइंड आउट करना है सच दैट एफ इक्वल्स टू डेल एफ, यही तो आपको एफ तभी तो फाइंड आउट करना है ये इक्वल हो। तो कैपिटल एफ को ग्रेडियंट एफ के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, वहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको ये मिलेगी, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू और ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू, यही तो सब्स्टिट्यूट करोगे आप। देखो कैपिटल एफ की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और ग्रेड एफ की वैल्यू ये है, तो बाय कंपैरिजन आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, यहाँ पर एफ एक्स है, एफ वाई है, एफ जेड है, यहाँ पर ये है सब, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, ये एफ वाई के इक्वल और ये एफ जेड के इक्वल। अब आप इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स वाई जी आ जाएगा ना, इंटीग्रेट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ई टू द पावर एक्स कोस वाई, किसके रेस्पेक्ट में किया आपने इंटीग्रेट, एक्स के रेस्पेक्ट में, कोस वाई को कांस्टेंट रखेंगे और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। वाई जेड, वाई भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वाई जेड एज इट इज़ रहेगा, और वन वन का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स। जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई और जेड का फंक्शन ऐड होगा कि नहीं, क्योंकि वाई भी कांस्टेंट है और जेड भी कांस्टेंट है। जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट भी ऐड कर लेते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो अब वाई जेड क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई जेड तो आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वाई जेड का कोई फंक्शन होगा यहाँ पे, इसलिए आपने कांस्टेंट की जगह क्या ऐड किया है, वाई जेड का कोई फंक्शन। ठीक है, या आपने इंटीग्रेट कर दिया है इसको। ऑल राइट, अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये भी है आपके पास, इसको भी y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, कोस ऑफ वाई का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन ऑफ वाई, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियली, x कांस्टेंट, z कांस्टेंट, y का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x z। जी वाई और z का कोई फंक्शन है,
और उसको हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल जी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि जी किस पर डिपेंड है, वाई पर भी और जेड पर भी। तो आप जी को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल जी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है ना जी वाई जेड है क्या। ठीक है, अब देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई ये भी आपको मिल गया और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये भी आपके पास। तो आपने क्या किया, दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ से आपको डेल जी अपॉन डेल जी वाई की वैल्यू कितनी मिल गई है, 0, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो गया, एक्स जेड भी कैंसिल आउट, तो डेल जी अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपको 0 मिल गई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जी क्या आ जाएगा, जेड का फंक्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ। देखो जी वाई जेड था ना, कोई जी किसका फंक्शन था, वाई और जेड का। बट आप अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डेल जी अपॉन डेल वाई कर रहे हो, तो 0 मिल रहा है। तो ये इसका मतलब इसमें वाई का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि वाई का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 तभी तो मिल रहा है डेरिवेटिव, जब आपने इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो आपको 0 मिल रहा है। देखो डेल जी अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब इसमें y का टर्म नहीं है। ठीक है, अगर y का टर्म होता कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती है यहाँ पे। तो ये जो g है आपका सिर्फ और सिर्फ z का फंक्शन है, ये इस बात को बता रहा है। देयरफॉर जी इज़ ए फंक्शन ऑफ जेड अलोन। ठीक है, तो एफ एक्स वाई जेड आपका कितना आया था, देखो एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी आई थी है, तो हम जी वाई जेड को आप एच जेड लिख सकते हैं, क्योंकि जी के वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आया है 0, तो इससे ये पता चल रहा था कि जो जी है वो सिर्फ और सिर्फ जेड का फंक्शन है, तो हमने जी वाई जेड की जगह एच जेड लिख लिया, वाई नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जेड का फंक्शन है ये कोई। ठीक है, अब इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना आएगा, डेल एफ को जेड के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर जेड नहीं है तो 0 हो जाएगा, एक्स वाई एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेंगे और जेड का हो जाएगा 1, और एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, डी एच अपॉन डी जेड आएगा, एक्स जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एच सिर्फ और सिर्फ जेड का ही फंक्शन है। और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू आपको ये भी गिवन है, तो दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, ये भी डेल एफ अपॉन डेल जेड है और ये भी डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो यहाँ से आपको ये कैंसिल आउट, डी एच अपॉन डी जेड इक्वल टू ये, इसको डी जेड को यहाँ पे लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाएगा ना, जेड डी जेड, इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी, 1 का हो जाएगा यहाँ पे एच, जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, जेड का फंक्शन जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो जेड एच की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा पोटेंशियल फंक्शन एफ एक्स वाई जी। इस तरीके से आप पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। आपका जो एफ था पहले आपने ये प्रूफ किया कि ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव अगर है तो इसको आप ग्रेड एफ के लिए फॉर्म में लिख पाओगे, पोटेंशियल फंक्शन आपका एफ मिलेगा ज़रूर, ताकि एफ कैन बी रिटन एज, आपने एफ ग्रेड एफ किसके इक्वल होता है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप के इक्वल, एफ की आपको गिवन था, कंपेरिजन किया आपने एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू निकाली, ये थी। तो पहले आपने इसको इंटीग्रेट किया x के रेस्पेक्ट में, फिर इसको डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में और इन दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ से ये आपको इक्वेशन मिली, ये फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे अल्टीमेटली। ठीक है, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया था तो आपको एफ एक्स वाई जी मिल गया था, अब आंसर तो यही है हमारा, अब आपका काम था जस्ट जी वाई जेड की वैल्यू, पहले आपने देखा कि ये जेड का, इसमें y है ही नहीं है, सिर्फ z का फंक्शन है, फिर इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और z के रेस्पेक्ट में ये भी था, दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, वहाँ से आपको h की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कर लेना इसको ज़रूर। जैसे जैसे आप यहाँ पे c की वैल्यू चेंज करेंगे तो कितनी इनफाइनाइटली मैनी पोटेंशियल फंक्शन मिल जाएंगे हमें, वी फाउंड इनफाइनाइटली मैनी पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एफ, 1 फॉर ईच वैल्यू फॉर सी को चेंज करेंगे आपको डिफरेंट फंक्शन मिलता रहेगा। शो दैट एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव, तो यानी कि कंपोनेंट टेस्ट फेल हो जाएगा। देखो जब आपने ये फाइंड आउट किया कितना आ रहा है 0, डेल एन अपॉन डेल जेड -1 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रही है, फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो रही है इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव, तो आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, कंपोनेंट टेस्ट अप्लाई किया है, वो फेल हो गया। शो दैट दिस वेक्टर फील्ड सेटिस्फाई द इक्वेशन कंपोनेंट टेस्ट, ये जो वेक्टर फील्ड आपको गिवन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, ये कंपोनेंट टेस्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है, कंपोनेंट टेस्ट तो यही कहता है अगर वो टेस्ट पास हो जाए, पार्शियल डेरिवेटिव तीनों इक्वल आ जाए तो वो कंजर्वेटिव हो जाता है फील्ड, बट यहाँ पे टेस्ट की जो इक्वेशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, दिस वेक्टर फील्ड सेटिस्फाई द इक्वेशन इन कंपोनेंट टेस्ट बट नॉट कंजर्वेटिव, बट ये कंजर्वेटिव नहीं है, ओवर इट्स नेचुरल डोमेन, अपने डोमेन में
एक्सप्लेन वाई दिस इज़ पॉसिबल, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जब आपने क्या फाइंड आउट किया, तीनों इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब कंपोनेंट टेस्ट पास हो गया, तो ये कंजर्वेटिव होना चाहिए था फील्ड आपका, बट ये कंजर्वेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, वही लिखा है यहाँ पे। सो इट मे अपीयर दैट फील्ड एफ passes द कंपोनेंट टेस्ट, however the test assume that the domain of f is simply connected, which is not the case here। ठीक है, टेस्ट हम कब करते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं जो इस फंक्शन का एफ का जो डोमेन है वो क्या है, सिंपली कनेक्टेड है, बट इसका जो डोमेन आएगा यहाँ पे वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए कंपोनेंट टेस्ट तो पास हो गया, बट ये कंजर्वेटिव नहीं है क्योंकि इसका जो डोमेन है वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम क्यों नहीं है सिंपली कनेक्टेड, विच इज़ नॉट द केस हेयर। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, द नेचुरल डोमेन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द जेड एक्सिस एंड कंटेन्स द लूप्स दैट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू अ पॉइंट। देखो इसके एक्स कोमा वाई कभी भी जीरो नहीं हो सकते, तो जीरो कोमा जीरो ये कभी भी इसके डोमेन में पॉइंट नहीं आएंगे। एक्स वाई जीरो एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स भी जीरो वाई भी जीरो तो ये तो 1/0 बन जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका ये डोमेन का पॉइंट नहीं है। तो डोमेन का पॉइंट कौन नहीं है, जेड एक्सिस नहीं है। ये जो फंक्शन लिखा है इसका जो डोमेन होगा वो जेड एक्सिस को छोड़कर सब कुछ होगा, ओरिजिन सब ये नहीं होगा इस फंक्शन के डोमेन में। समझ रहे हैं बात, क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे वहाँ पे एक्स और वाई जीरो होगा, जब एक्स भी जीरो वाई भी जीरो तो ये 1/0 के फॉर्म में, बल्कि 0/0 बन जाएगा ये तो। समझ रहे हैं बात, जीरो के कैप भी लिखा है ना यहाँ पे, 3D में है ये फैक्टर फील्ड, इसको 2D में मत समझ लेना, जीरो के कैप की वजह से ये 3D में है। तो जो इसका डोमेन है वो स्पेस आर क्यूब में से आपने सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस को माइनस किया है, 0 0 जेड। ठीक है, जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो जेड एक्सिस को माइनस किया, इसका मतलब ये जो डोमेन आया है ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लूप आ गया, ये एक लूप आ गया ना, इसकी वजह से ये क्या है, सिंपली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे शो भी किया है, देखो आपने एक एक्स वाई प्लेन में यूनिट सर्किल ले लिया है, ये एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट सर्किल लिया है ये, आप इसको श्रिंक नहीं कर सकते, इसको पॉइंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे ही आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 0,0 मिल जाएगा। सिंपली कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या थी, एवरी लूप कैन बी श्रिंक, कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू ए पॉइंट विदाउट लीविंग द ओरिजिन। सिंपली कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन क्या थी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, इफ एवरी लूप इन डोमेन डी कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड श्रिंक। ठीक है, स्मॉलर देन स्मॉलर स्मॉलर इतना स्मॉल बना जाए ताकि वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, विदाउट लिविंग द रीजन, बिना रीजन को छोड़े किसी भी लूप को, एवरी लूप कैन बी श्रिंक और कॉन्ट्रैक्टेड इन ए पॉइंट विदाउट लिविंग ओरिजिन। तो ये जो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 का जो एक्स वाई प्लेन में सर्किल लिया है ये एक लूप ही तो है। जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, श्रिंक करोगे, एक पॉइंट में बदलने की कोशिश करोगे तो ये ओरिजिन पर आएगा, या फिर आपको रीजन छोड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन में ये पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है जेड एक्सिस। समझ रहे हो बात, उसी को यहाँ पे प्रूफ किया है उन्होंने। आपने एक आर टी सर्किल लिया है, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म ये है, एफ के अराउंड आपने लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट किया है, इस कर्व के अलोंग। कर्व क्या है, एक्स वाई प्लेन में सर्किल लिया है आपने, इस कर्व के अलोंग जब आपने लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट किया है, क्लोज कर्व है ये, तो 2 पाई आया है, जीरो नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव अगर एफ होता है, आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर एफ कंजर्वेटिव है देन लाइन इंटीग्रल अराउंड एवरी लूप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पे एक ऐसा लूप मिल गया है, सर्किल आपको एक ऐसा लूप मिल गया है जिसके अराउंड आपकी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसका मतलब फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, तो पाथ टेस्ट जो था वो यहाँ पे तीनों इक्वेशन फेल हो रही थी, क्योंकि जो कंपोनेंट टेस्ट होता है वो ये मानकर चलता है कि जो डोमेन है फील्ड का वो सिंपली कनेक्टेड है, बट यहाँ पे जो फील्ड का डोमेन था वो सिंपली कनेक्टेड नहीं था, इसी वजह से ये कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, आपने एक लूप भी लिया, उस लूप के अराउंड आपने लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट किया, देखो जीरो नहीं आ रहा है। डेफिनेशन हमने थ्योरम पढ़ी है ना कि अगर एफ कंजर्वेटिव है, एफ क्या है, अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड एवरी लूप शुड बी जीरो, बट आपको एक ऐसा लूप मिल रहा है जिसमें जीरो नहीं है। Since the line integral of around the loop C is not zero, field F is not conservative. By theorem 3, field is displayed in figure 16.28 in the section. All right. Exact differential form. Any expression आपका ये क्या है, m dx n dy p dz is a differential form. ये expression क्या कहलाता है, m dx n dy plus
पी डी जेड, ये क्या कहलाती है? डिफरेंशियल फॉर्म। अ डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट कब कहते हैं? अगर आप एम डी एक्स एन डी वाई प्लस पी डी जेड को क्या लिख पा रहे हो? किसी फंक्शन एफ का टोटल डेरिवेटिव लिख पा रहे हो, एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स, यानी कि जो एम है वो किसके इक्वल है? एक्स के रेस्पेक्ट में एफ का पार्शियल डेरिवेटिव जो एन है, वाई के रेस्पेक्ट में जो पी है, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि इस आप डिफरेंशियल फॉर्म जो है ये एम डी एक्स एन डी वाई पी डी जेड, इसको हम एग्जैक्ट कब कहेंगे? अगर आपको एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका ये टोटल डेरिवेटिव इक्वल आ जाए। दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज डी एफ। जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे, आपने पढ़ा होगा एक। ठीक है, वन ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं, वहाँ पे टॉपिक आता है, वो यही है, उसी टाइप का है सेम, एग्जैक्टनेस। कंपोनेंट टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ दिस, आपको ये डिफरेंशियल फॉर्म एग्जैक्ट है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे? तो अगर ये तीन इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो क्या हो जाएगा आपका, आपकी जो डिफरेंशियल फॉर्म होगी ये क्या होगी? एग्जैक्ट होगी। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट एफ इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की तो तीनों यही कंडीशन थी। देखो, अगर आप एफ इक्वस टू एम एन पी की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एफ इक्वस टू एम एन पी है और ये इक्वल हो रही हैं, कंपोनेंट टेस्ट यही तो था, तो एफ क्या हो जाता था? कंजर्वेटिव। और यहाँ पर भी अगर ये इक्वल आ रही है इसके लिए, इस ये डिफरेंशियल फॉर्म को एग्जैक्टनेस अगर आपको चेक करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, तो ये क्या होनी चाहिए? ये इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए तीनों। और ये इस बात को भी प्रूव कर रही है कि एफ इक्वस टू एम एन पी, आपने एम एन पी ही ले लिया, यहाँ पे कंजर्वेटिव हो जाएंगे अगर ये इक्वल हो जाते हैं। कंपोनेंट टेस्ट यही तो कहता है, तो यहाँ पे उन्होंने वही बात लिखी है। जस्ट शो दैट इज एग्जैक्ट एम डी एक्स एन डी वाई पी डी जेड की फॉर्म में आपको क्या शो करना है कि ये क्या है? एग्जैक्ट है। एंड इवेलुएट द इंटीग्रल, और इस इंटीग्रल की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। देखो, एग्जैक्ट तो शो कर दोगे आप, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वाई है, एन की वैल्यू बाय कंपैरिजन एक्स है, पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है, जो टेस्ट पढ़ा है कि आप इसको कैसे प्रूव करते हो ये एग्जैक्ट है कि नहीं, ये तीनों इक्वेशन आपकी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल आ रही है। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर ये आपकी ये डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? एग्जैक्ट है, तो जो एफ होता है एम आई एन जे प्लस पी की, ये क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या हुआ? पाथ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना था? सेकंड क्वेश्चन क्या था? इवेलुएट द इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी थी। पॉइंट ए ये गिवन है आपको, पॉइंट बी ये गिवन है, ए टू बी आप ट्रेवल कर रहे हैं और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ऑल राइट। अब ये क्योंकि एग्जैक्ट है, इस क्वांटिटी को हम कैसे लिख पाएंगे? डी एफ। एग्जैक्टनेस की फंक्शन डेफिनेशन यही तो थी कि ये किसी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव बन जाता है, तो डी एफ का है। डी एफ किसके इक्वल होता है? एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स डी एक्स, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई, ये एफ वाई की और ये एफ जेड की, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे। देखो, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जब हम एफ इक्वल्स टू डेल्टा एफ, वहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे थे सच दैट, तो एफ इसे ही ऐसी तरह किया था हमने सेम। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ही है आपके पास, इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा आपके पास? वाई कांस्टेंट है 1 का हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड है, तो इसीलिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट फंक्शन ऑफ वाई जेड एड किया आपने। इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आएगा? एक्स कांस्टेंट वाई का हो जाएगा 1, जी को भी वाई के रेस्पेक्ट में डेल जी अपॉन डेल वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल दिया हुआ है एक्स के, ये भी डेल एफ अपॉन डेल वाई है और एक्स भी गिवन है, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, जी का वाई के रेस्पेक्ट में 0 है, दैट मीन्स जो जी है वो सिर्फ और सिर्फ जेड का फंक्शन है, इसमें वाई है ही नहीं, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में 0 आ रहा है, तो जो जी वाई जेड है वो सिर्फ और सिर्फ जेड का फंक्शन है, यानी कि उसको हम एच जेड मान सकते हैं, तो जी वाई जेड की जगह हमने एच जेड लिख दिया है यहाँ पे। ऑल राइट, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 0 प्लस डी एच अपॉन डी जेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, h का डी एच अपॉन डी जेड, और डेल एफ अपॉन डेल जेड 4 के इक्वल भी है, तो ये 4 के इक्वल भी आपने सब्स्टिट्यूट किया, डी एच इक्वल टू 4z प्लस सी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप, तो एच जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फंक्शन मिल जाएगा हमें एक्स वाई प्लस 4z प्लस सी, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? क्योंकि आपका ये क्या है? एग्जैक्ट थी ना, ये जो क्वांटिटी है एग्जैक्ट है, दैट मीन्स एफ क्या है आपका?
एफ इसके इक्वल कंसिडर कर सकते हैं ना, एफ इक्वल्स टू दिस। अगर ये एग्जैक्ट है तो एफ क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। एफ कैन बी रिटन एज डेल्टा एफ। पाथ पर डिपेंडेंट नहीं रहा, ये कोई भी पाथ चूज करते हैं यहाँ पे, एनी पाथ ओवर एनी पाथ निकालना है आपको, इंटीग्रेशन देखो ओवर एनी पाथ फ्रॉम दिस टू दिस। तो एफ कंजर्वेटिव हो गया तो पाथ पर डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर ए टू बी किसके इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसीलिए आपने एफ ऑफ एक्स वाई जी फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और बी की भी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी थी आपको क्या प्रूव करना था यहाँ पे, कि ये जो क्वांटिटी है ये एग्जैक्ट है। तो आपने एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं, ये इक्वल आती हैं। फिर आपको ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो पहले आपने पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट किया है। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख पाएंगे, आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओगे, इस क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिख पाते हैं हम, ये एग्जैक्टनेस की मेन डेफिनेशन है। तो अब आप एफ फाइंड आउट करेंगे। एफ आप डी एफ किसके इक्वल होता है, अभी देखा था आपने, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड के इक्वल होता है। तो बाय कंपैरिजन ये एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ वाई की, एफ जेड की, यहाँ पे 3 वैल्यू है। इन 3 वैल्यू की वजह से आपने एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट की या ये निकल कर। अब ये इंटीग्रल क्या हो गया, पाथ इंडिपेंडेंस हो गया, क्योंकि ये क्या था, एग्जैक्ट थी। तो ये वेक्टर फील्ड एफ इक्वल्स टू दिस क्या हो गया, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम आपने अप्लाई कर दिए, पाथ इंडिपेंडेंस हो गया, ग्रेडियंट फील्ड हो गया, दैट मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। कंजर्वेटिव है कि नहीं, ये फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं चेक कर सकते हैं आप, जो मार्क किए हुए हैं वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कंजर्वेटिव का टेस्ट है, डायरेक्ट कंपोनेंट टेस्ट लगा देंगे यहाँ पे आप। ठीक है, ये तो इजी है, ये 1 2 ये कर लेना ट्राई। पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है। हाँ, अगर ये फील्ड कंजर्वेटिव है तो एफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा एफ के। एफ आपको गिवन है हर एक क्वेश्चन में। एफ मान लेते हैं कोई फंक्शन होगा तो ग्रेडियंट एफ किसके इक्वल होता है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप के इक्वल होता है ना। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल फंक्शन पूछ लिया जाता है, फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एफ आपको गिवन है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 4z के कैप। आपको f निकालना है। पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, f इफ़ f कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, तो ये f कहलाता है पोटेंशियल फंक्शन। तो आपको एक f फाइंड आउट करना है ताकि उसका ग्रेडियंट कैपिटल F के इक्वल हो जाए। तो ग्रेडियंट F क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आई कैप, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जे कैप, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के कैप। यही तो ग्रेड ऑफ f होगा, f के इक्वल है ये यहाँ पे। और f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2x आई कैप 3y जे कैप प्लस 4z के कैप। तो बाय कंपैरिजन i का कोफिशिएंट, j का और k का कितना जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू यानी कि डेल f अपॉन डेल x कितना आ जाएगा, 2x के इक्वल आएगा। डेल f अपॉन डेल y किसके इक्वल आएगा, 3y के इक्वल आएगा। डेल f अपॉन डेल g किसके इक्वल आएगा, 4z के इक्वल आएगा। अब इसको क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट यही करना है आपको हमेशा जब भी पोटेंशियल फंक्शन पूछा जाएगा, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f, यानी कि एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा f, तो कोई उसको एफ एक्स वाई जेड लिख देते हैं। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो 2 एज इट इज x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो y और z का कोई फंक्शन ऐड कर रहे हैं हम। अब आपका काम होगा y z का ये फंक्शन फाइंड आउट करना। तो एफ एक्स वाई जी की जो वैल्यू आई है हमारे पास, आंसर तो यही है आपका। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई जेड। अब आपका काम है जस्ट जी वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना। डेल एफ अपॉन डेल वाई है ना हमारे पास, इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली। डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो, एक्स को 0 हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और जी का डेल जी अपॉन डेल वाई, क्योंकि ये भी क्या है, कोई y और z का फंक्शन है ना, हमें नहीं मालूम g क्या है, उसको फाइंड आउट करना है। g को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जी अपॉन डेल वाई लिखेंगे ना। अब डेल f अपॉन डेल वाई 3y के इक्वल भी है, तो ये किसके इक्वल भी होगा, 3y के इक्वल भी होगा।
दैट मीन्स डेल जी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू कितना है आपका 3y है। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू y कितना आएगा, यहाँ पे g रह जाएगा, सिर्फ g किसका फंक्शन था y और z का फंक्शन था ना। ऑल राइट, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 3 कांस्टेंट, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, और जी जेड का भी फंक्शन था, y और z दोनों का था, तो कोई फंक्शन आपका क्या आएगा, z का फंक्शन एज ए कांस्टेंट ऐड होगा आपका। ठीक है, तो जी वाई जेड की वैल्यू आपकी आई है ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ एक्स वाई जी कितना हो जाएगा, एफ एक्स वाई जी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो जी वाई जेड की वैल्यू आई है वो आई है 3/2 वाई स्क्वायर प्लस एच जेड। अब एच जेड फाइंड कैसे करेंगे, इसको जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल जेड ये भी हमारे पास 4z, दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू जी, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड आएगा, जेड के रेस्पेक्ट में ये भी जीरो ये भी जीरो, तो कितना जाएगा डी एच अपॉन डी जेड। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, एच तो सिर्फ जेड का फंक्शन है, तो ऑर्डर के ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा, और ये किसके इक्वल गिवन है आपको, 4z के इक्वल भी तो गिवन है, डेल एफ अपॉन डेल जेड देखो, तो यानी कि ये 4z के इक्वल, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, डी जेड इस साइड में आएगा, तो कितना हो जाएगा डी एच इक्वल्स टू 4z डी जेड। इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ दी साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, क्योंकि अब तो एच जेड का ही फंक्शन है, तो सी एड होगा यहाँ पे एच आ जाएगा, एच इक्वल्स टू 4, जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो 2z स्क्वायर रह जाएगा प्लस सी। तो एच ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस एच जेड की वैल्यू है 2z स्क्वायर प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। तो देखो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पोटेंशियल फंक्शन आ गए, सी की वैल्यू चेंज करेंगे तो डिफरेंट फंक्शन आएगा आपके पास। ठीक है, जब आप इसका ग्रेडियंट निकालोगे ना, तो आपको ग्रेडियंट ये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम यही तो लेकर चले थे, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। आप ये एक ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ऑल राइट, शो दैट डिफरेंशियल फॉर्म इन द इंटीग्रल्स आर एग्जैक्ट। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ना, देखो 0 0 2 3 - 6 2 3 - 6 कहाँ से कहाँ है ये 0 0 0, और यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है दी हुई है। ये डिफरेंशियल फॉर्म यही तो होती है एम डी एक्स एन डी वाई पी डी जेड, 2x 2y 2z, 2x dx 2y dy 2z dz। तो ये आपको ही दिखाना है, ये जो एम डी एक्स एन डी वाई पी डी जेड ये क्या है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट की कंडीशन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, तो ये अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, एग्जैक्ट हो जाती है, ये तो कंडीशन पढ़ी है। देखो अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म एग्जैक्ट कब होती है, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये सब वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ पे, ये जब वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल ही आएगी, 2 2 आएगी सब में, निकाल लेंगे तो एग्जैक्ट शो कर दोगे। अब ये इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो अगर ये क्वांटिटी एग्जैक्ट है, तो इस क्वांटिटी को हम क्या, ये किसके इक्वल होगी, डी एफ के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं, यही तो एग्जैक्ट की डेफिनेशन है। डी एफ मतलब एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, ये होता है। अब बाय कंपैरिजन ये एफ एक्स की वैल्यू है, ये एफ वाई की वैल्यू है, और ये एफ जेड की वैल्यू है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी है आपके पास 2x, डेल एफ अपॉन डेल वाई भी है आपके पास 2y, डेल एफ अपॉन डेल जेड भी है आपके पास 2z। तो एफ फाइंड आउट कर लेंगे ना, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में जो फंक्शन आएगा डिफरेंशिएट, उन दोनों को इक्वल करेंगे, तो y की वैल्यू जी वाई जेड का फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर h का फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से एफ एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं, अभी क्या है तो हमने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यही तो था, पोटेंशियल फंक्शन ही तो फाइंड करना है अल्टीमेटली एक तरीके से आपको। ये एफ एक्स भी है, एफ वाई भी, एफ जेड भी है, यहाँ पर भी वही था, एफ एक्स भी था, एफ वाई भी, एफ जेड भी, आपको एफ फाइंड आउट करना था, सेम प्रोसेस रहेगा हमेशा यही। तो आप यहाँ से एफ एक्स वाई जी फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या थी, एग्जैक्ट था, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या है, पाथ इंडिपेंडेंस हो गया,
लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यही तो किया था। अगर ये क्वांटिटी क्या है, ये एग्जैक्ट है, तो ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंस हो जाता है। आप ए पॉइंट से पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए कोई भी पाथ चूज करोगे, एनी पाथ, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा सेम आती है। और सेम किसके इक्वल आती है? एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल भी आती है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे एफ ऑफ 2 3 - 6 माइनस एफ ऑफ 0,0 आ जाएगा आपका आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। फाइंडिंग पोटेंशियल फंक्शन वही फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर भी एम डी एक्स एन डी वाई पी डी जेड की फॉर्म में है। पहले आप दिखाएंगे कि एग्जैक्ट है, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और फिर क्या फाइंड आउट करेंगे। अब ये किसके इक्वल होने चाहिए? अगर एग्जैक्ट है तो डी एफ के इक्वल। सेम प्रोसेस है, एफ एक्स डी एक्स, डी एफ किसके इक्वल होता है? एफ एक्स डी एक्स के, एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड के, एफ जेड डी जेड। ये कंपेरिजन से ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करेंगे एफ। अब जैसे ये एग्जैक्ट थी तो ये पाथ इंडिपेंडेंस हो गया था, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। पॉइंट ए है आपके पास, पॉइंट बी है, एफ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। आप पोटेंशियल फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस सब में यही करना है। इन सब को करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये कर लेना। ये क्वेश्चन जो मार्क हुआ है ऑल राइट, और ये 2 क्वेश्चन 3, बाकी ये जो एग्जाम्पल है ना यही पूछे जाते हैं। बट अगर आप एग्जाम्पल 6 तक भी कर लेंगे ना, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है मेन डेफिनेशन, और एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक, ये आपके लिए मोर देन इनफ है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं वो लोग। इवेलुएट दिस along द लाइन सेगमेंट सी ज्वाइनिंग 0 0 to 0 3 4। इसको इवेलुएट करना है। देखो, इसको फाइंड आउट करने के आपके पास वैसे तो काफ़ी मेथड है, पोटेंशियल फंक्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप किसके अलोंग फाइंड आउट करना है ये इंटीग्रल आपको, अलोंग दिस सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल लेंगे ना आप। आर टी आपको सी को पैरामेट्राइज करेंगे लाइन सेगमेंट का, तो आपको मालूम है कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म निकालते हैं। जैसे ये आपकी फॉर्म आएगी यहाँ पे एक्स टी का कोई फंक्शन आएगा आई कैप, टी का कोई फंक्शन आएगा जे कैप, इस फॉर्म में आएगी। टी का कोई फंक्शन आएगा के कैप। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू टी की फॉर्म में आएगी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स की वैल्यू भी वाई जेड की वैल्यू जहाँ ज़रूरत है, डी एक्स भी निकाल लेंगे। जैसे ये आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी कोई, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। डी टी के टर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं आप इसको, वही ईजी रहेगा। अगर आप ये शो करेंगे कि ये किसी फंक्शन का एग्जैक्ट बन रही है ये, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो लेंथी हो जाएगा। आप ये पहले कर चुके हैं, आपको ये सी कर दिया गया है। आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इस क्वांटिटी का। तो आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट की पैरामेट्रिक फॉर्म तो निकाल सकते हैं हम। 2 पॉइंट के बीच लाइन सेगमेंट है तो उनकी पैरामेट्रिक फॉर्म लेक्चर 1 में ही बताई थी है मैंने। ठीक है, उससे कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। आपके पास एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा टी की फॉर्म में, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब, डी एक्स डी वाई डी जेड भी। एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स मिल जाएगा। वाई की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ टी की फॉर्म में मिलेगी, उसको डी वाई वहाँ से निकाल लेंगे आप, डी जेड यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन्स थ्योरम। ओके, तो इस लेक्चर में तो जो आपके एग्जाम्पल्स थे और डेफिनेशंस थी। ऑल राइट, कौन कौन से? एग्जाम्पल नंबर 6, ये डेफिनेशन टेस्ट वगैरह जो है ये। एग्जाम्पल नंबर 5, पोटेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। एफ को कंजर्वेटिव प्रूफ करना है, तो ये कंडीशन थी, ये कंडीशन आपने शो कर दी, तीनों होल्ड हो रही है। फिर पोटेंशियल फंक्शन, अगर आपका एफ क्या होता है, कंजर्वेटिव हो जाता है, तो एफ क्या होता है, ग्रेडियंट फील्ड बन जाता है। एफ कैन बी रिटर्न एज डेल एफ ग्रेड एफ। तो आपको एफ फाइंड आउट करना था, पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। ये आपने कई क्वेश्चन किए, इसके 2 से 3 किए हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये ज़रूर कर लेना। पोटेंशियल फंक्शन का कंपोनेंट टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, लूप प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। अगर किसी भी लूप के अराउंड एफ का लाइन इंटीग्रल क्या है, 0 आ रहा है फॉर एवरी लूप, तो एफ क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव हो जाता है। यानी कि इंटीग्रल पाथ पर डिपेंड नहीं रहता है। अगर आपको ए से बी पर पहुंचना है, किसी भी पाथ के अलोंग जाओ आप, हमेशा लाइन इंटीग्रल की सेम रहेगी। तो ये लाइन इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो एफ कहलाता है कंजर्वेटिव। आई होप आप ये समझ पा रहे हो, कंफ्यूज ना हो इसमें ज़्यादा।
कनेक्टेड सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या होती है? अगर एफ क्या है, ग्रेडियंट फील्ड है। अगर आपका एफ कंजर्वेटिव है तो ग्रेडियंट फील्ड हो जाता है, यानी कि एफ कैन बी रिटन डेल्टा एफ। तो आप एफ डॉट डी आर की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाते हो। ये एफ बी माइनस एफ एस है। एफ क्या होता है? पोटेंशियल फंक्शन होता है ग्रेडियंट फील्ड एफ का। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट होगा आपके पास, यहाँ पर बी पॉइंट होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इसका यूज़ किया है हमने कई क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये था आपका पाथ इंडिपेंडेंस। ऑल राइट, एंड करते हैं लेक्चर। ठीक है, डेफिनेशन भी पढ़ लेना आप। पाथ इंडिपेंडेंट क्या होता है? ये लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट कब होता है? जब आप ए से बी पर पहुंचने के लिए कोई भी पाथ चूज करते हैं अलोंग एनी पाथ, वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल इज ऑलवेज सेम, देन वी से दिस इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये इंटीग्रल पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी पाथ से आप चूज करो ए से बी पर पहुंचने के लिए, हमेशा सेम वैल्यू आ रही है इंटीग्रल की, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता ना। अगर आपको ए से बी पर पहुंचना है, किसी वेक्टर फील्ड की लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा सेम नहीं आती है। बट अगर सेम आ रही है तो हम कह देते हैं लाइन इंटीग्रल क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। और एफ कहलाता है कंजर्वेटिव। जैसे ही एफ कंजर्वेटिव होता है तो वो ग्रेडियंट फील्ड होता है, यानी कि डेल एफ की फॉर्म में हम लिख पाएंगे, एक स्केलर फंक्शन जरूर मिलेगा। इस स्केलर फंक्शन को कहते हैं पोटेंशियल फंक्शन। ये थ्योरम थी। अगर आपका एफ क्या है, कंजर्वेटिव है, तो वो क्या होता है, ग्रेडियंट फील्ड होता है। ग्रेडियंट फील्ड उसे कहते हैं अगर किसी फील्ड को किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट में लिख पाए हम। एफ कैन बी रिटन एज डेल एफ फॉर सम इस एफ स्केलर फंक्शन, तो उसको कहते हैं हम, ये क्या है, एफ ग्रेडियंट फील्ड है। तो अगर एफ कंजर्वेटिव था तो एफ ग्रेडियंट फील्ड था। ठीक है, ये थ्योरम 1 2 3 हमने देखी थी ना एक। ठीक है, ऑल राइट।